नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष महंगाई पर काम रोको प्रस्ताव लाया। विधायक हरीश धामी ने गेस्ट टीचर्स को नौकरी से निकाले जाने का मुद्दा उठा दिया। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि पद खाली होते ही सभी 34 गेस्ट टीचर्स को सेवा में फिर से वापस लिया जाएगा। विधायक प्रीतम कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि मई 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में कोविड से 1749 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक ये आंकड़ा 7377 तक पहुंच गया है। साथ ही कहा है कि मौत पर 2 लाख रुपए की मदद देने का कोई प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक प्रदेश में 92% वैक्सीनेशन हो चुकी है और 5 सितंबर तक टिहरी को 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के खुलने के सवाल के जवाब में असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया, सदन से वॉकआउट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। देखिए, इस बारे में सरकार बचना चाह रही है और एक तरह से कहना चाह रही है कि भगवानपुर में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाएंगे। आज सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा, मैंने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आज एक तरफ तो सरकार हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर रही है और जहाँ तक सवाल है, सुरेंद्र राकेश जी सुरक्षित सीट से आते थे और उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कराया था। ये दलित नेताओं का अपमान है, सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। कार्रवाई के चौथे दिन कांग्रेस के नेता महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए साइकिल से सदन पहुंचे और पेट्रोल, डीजल, गैस समेत तमाम चीजों के बढ़ते दामों का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि साइकिल से सदन आने का मकसद सरकार को उनके वायदों को याद दिलाना है। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए आज कांग्रेस जो है साइकिल के माध्यम से जो है सदन में आई है, विधानसभा आई है, सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि जो वादा महंगाई कम करने का किया था उस वादे के अनुरूप सरकार आचरण करने का काम करे। हालातों को देखते हुए टैक्सेस कम करते हुए लोगों को राहत दी जानी चाहिए। खाने का तेल 200 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल 90 रुपये से ऊपर हो गया, हमारे गैस के दाम जो है वो 900 से ज्यादा चले गए हैं। ऐसे में हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सरकार का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य में टैक्स कम करे फिर विरोध करे। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि उत्तराखंड में महंगाई कंट्रोल में है। कांग्रेस को शायद ये याद नहीं रहा होगा कि राजस्थान में, पंजाब में और महाराष्ट्र में डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट लगा हुआ है। उत्तराखंड राज्य ऐसा है जहां अन्य राज्यों की तुलना में वैट कम है और कांग्रेस शायद ये भी भूल गई है कि जब हमने कांग्रेस को कहा था कि आप सबसे पहले कोई मुद्दा उठाते हैं तो अपने राज्यों में उसको लागू कराएं। तो सुनील और प्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, हमने सत्ता पक्ष को भी देखा, विपक्ष को भी देखा, कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया? देखिए जीनत, अभी तक जो 3 दिन सदन की कार्रवाई चली उसमें कमोबेश हंगामे के साथ साथ जन मुद्दों पर एक अच्छा डिस्कशन सदन के भीतर हुआ। आज चौथा दिन सदन का है। आज सुबह से जब हमने देखा कि कांग्रेस विधायक, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी उसमें शामिल थे, साइकिल लेकर विधानसभा में पहुंचे। कांग्रेस का ये आरोप है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी का जीना दुभर हो गया और इसी को प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसी जो विधायक हैं वो आज साइकिल के साथ सदन में पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की कि किस तरह से आज लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। कांग्रेस का ये मांग है कि राज्य सरकार टैक्सों में कुछ रियायत दे ताकि लोगों को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में कुछ रियायत लोगों को मिल सके। सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लाई। महंगाई के इसी मुद्दे पर पीठ ने इसे स्वीकार किया, लेकिन इसे नियम 58 में सुनने की व्यवस्था दी गई। इस पर अभी चर्चा होनी है। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ जीनत, आज ये भी देखने को मिला कि प्रश्नकाल में कांग्रेस की जो विधायक हैं, ममता राकेश भगवानपुर से विधायक हैं, उन्होंने एक सवाल हेल्थ मिनिस्टर से किया, क्योंकि आज स्वास्थ्य विभाग के भी सवाल लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि 2015 में भगवानपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया था, उसके
उसके लिए 1 करोड़ की टोकन मनी भी जारी की गई थी। एक संस्था को भी काम दे दिया गया था। आखिर उस मेडिकल कॉलेज का हुआ क्या? इसके जवाब में जब हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हरिद्वार जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, उसके लिए टोकन मनी भी जारी कर दी गई है और हम जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे, लेकिन ममता राकेश और समूचा विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि क्या जो मेडिकल कॉलेज है वो भगवानपुर में खुलेगा। तो इस पर जब स्पष्ट जवाब नहीं आया, यानी कि भगवानपुर में जो पूर्व में 2015 में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज था वो अब नहीं बनेगा, तो इससे कांग्रेसी विधायक वेल पे आ गए। जैसे ही वेल पे आए तो जो सदन की लाइव स्ट्रीमिंग थी उसको भी बंद कर दिया गया। इससे विपक्ष और गुस्से में आया और विपक्ष ने वॉकआउट किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष ने सरकार पे यह आरोप लगाया कि उसके जो मंत्री सदन में पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। सदन का कामकाज जो विपक्ष बता रहा है कि किस तरह से सरकार का फेल्योर रहा है पिछले 4.5 साल में, इसके डर के चलते सरकार लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दे रही है। दूसरा, भगवानपुर पर जो सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई उसको लेकर भी आज जमकर हंगामा विपक्ष सदन में हुआ। जी, और इसके जरिए जो है ये भी समझा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में मुद्दे किस पार्टी के क्या रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फर्जी भर्ती के मामले में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर सभी भर्तियां निरस्त की जाएंगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों के नाम पर भारी धांधली का आरोप है। खुद शासन ने भी इस पर सवाल उठाए थे और तो और कार्रवाई के आदेश के 1 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ था। दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, इस पूरे स्कैम के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, इस तरह की खबरें आई, जो खुलासा हुआ कि 56 भर्तियां ऐसी हैं ओपन यूनिवर्सिटी में जो फर्जी तरीके से हुई है। उसके बाद जब मंत्री जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक स्वायत्त संस्था होती है यूनिवर्सिटी और वीसी को अधिकार है कि किसी को भी रख सकता है। लेकिन आज राज्यपाल जो कुलाधिपति होती है उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज पूरे इस कैंप पर लगाया। उनका कहना है कि न तो मुझसे इस बारे में कोई सहमति ली गई, न मुझे इस बारे में कोई बात बताई गई और ऐसी जितनी भी नियुक्तियां वहां पर हुई हैं वो सारी नियुक्तियां अवैध हैं और मैंने इसके जांच के आदेश दिए हैं और राजभवन को जैसे ही इसमें रिपोर्ट सबमिट होगी, जैसे इसकी जांच रिपोर्ट आएगी, अगर ये नियुक्तियां फर्जी हैं पूरे तरीके से तो इन्हें निरस्त किया जाएगा। पर जीना, सबसे बड़ी बात यही है कि राज्यपाल को भी नहीं पता कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी में भर्तियां हो रही हैं और राज्यपाल के बिना संस्तुति के हो रही है, राज्यपाल की बिना मंजूरी के हो रही है। यानी अगर राज्य के कुलाधिपति को नहीं पता कि क्या यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है। और दूसरी बात ये जीनत की अम्ब्रेला एक्ट की बात हुई थी कि सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक एक्ट बनाया जाए। उस एक्ट को राज्यपाल ने बाद में फाइल वापस कर दी थी। दोबारा अम्ब्रेला एक्ट को यहाँ मंजूरी दिलवाई गई विधानसभा से, तो उस पर राज्यपाल ने कहा कि जो सही होगा, जो लीगल होगा और जो संवैधानिक होगा मैं वही काम करूंगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो अब अगर इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो जाहिर तौर पर कई परतें खुलेंगी और बहुत कुछ खुलासा सामने आ सकता है। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए दीपांकर। चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कहा उन्होंने कि बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये भी पूछा जाना चाहिए। विधायक और पूर्व स्पीकर गोविंद कुजवाल ने कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर चेहरे की बात करें तो क्या ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि किसके चेहरे पर चुनाव? हम ही को क्यों ये प्रश्न पूछा जाता है? कांग्रेस एक है और कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। जिस तरह का रुख इस समय आम उत्तराखंड में दिख रहा है, 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से आ रही है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के कार्यकाल को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लगातार प्रयास किए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों का काम अच्छा रहा है। साथ ही वो 11 सरकारी यूनिवर्सिटी की समीक्षा भी लगातार जो है की जा रही है। और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटीज ने गाँव को गोद लेकर विकास कार्य किए हैं। कोविड की रफ्तार कम होने की भी उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए होम स्टे योजना अच्छी है और इसकी प्रक्रिया सरल करने की जरूरत है। सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं 11, उनकी हम बराबर समीक्षा करते रहते हैं, उनसे अपडेट लेते रहते हैं कि स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी चल रही है, उनके रिजल्ट की क्या स्थिति है, कब निकाल रहे हो, क्या कठिनाइयाँ हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। और कोविड में जब वर्चुअल क्लासेस भी चली तो उनकी स्थिति क्या रही, वो कैसे कॉलेज नहीं आते हुए या यूनिवर्सिटी नहीं आते हुए अपनी पढ़ाई को कर सके और सबके रिजल्ट संभवतः अच्छे ही रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है और उत्तराखंड में हवाई यातायात को और अधिक विस्तार देने पर सकारात्मक चर्चा हुई है। तो
बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही और माना जा रहा है कि हो सकता है हवाई यातायात को विस्तार देने पर जो है एक सहमति बनी और उत्तराखंड को कुछ सौगात जरूर मिले। पौड़ी जिले की गगवाणस्यू घाटी में 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में बनकर तैयार हुई लवाली झील बारिश से लबालब भर गई है। इसके साथ झील के सौंदर्यीकरण के कामों के लिए 15 करोड़ रुपए की डीपीआर शासन को भेजी गई है, जिसके जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नई योजनाओं का निर्माण कार्य होना है। इससे 34 हेक्टेयर कृषि भूमि भी सिंचित होगी और भविष्य में वाटर स्पोर्ट्स के साथ पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र ये झील बनेगी। रोजगार की दृष्टि से ये है, यहाँ मत्स्य पालन भी हो सकता है। ये पानी का जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बंजर जमीन पड़ी है, खेती बंजर पड़ी है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। पहले चरण का काम लगभग 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। उसकी दूसरी डीपीआर हम लोगों ने मंगाई है जो लगभग 15 करोड़ की है। जैसे ही वो शासन में आती है तो फिर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नैनीताल में देवीधुरा पापड़ी समेत अन्य गांव के ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोककर विरोध दर्ज किया है। लंबे समय से ग्रामीण सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे थे। आज सुबह ग्रामीण जो है वो धान लेकर सड़क पर पहुंचे, उसके बाद रोपाई शुरू कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पीएमजीएसवाई द्वारा जो कार्य किया गया है, ये जीएसबी जो बिछाई गई है, ये लोकल और ये मिट्टी है, इसी की वजह से काम हो रहा है। बार बार हमारा विरोध करने के बाद भी मान नहीं रहे हैं और लगातार यही काम किया जा रहा है इनके द्वारा। और ग्रामीण परेशान है, हम परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान हैं। आज जो हमारी पापड़ी देवीधुरा रोड है, ये प्रशासन के सामने, विभाग के सामने जगजाहिर है क्या स्थिति इस रोड की हो चुकी है। कैसे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कैसे ऑफिस के लोग जा रहे हैं, कैसे कर्मचारी जा रहे हैं, कैसे आमजन जा रहा है। नैनीताल के जमीरा गांव के लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनावी वायदों से परेशान हो चुकी जनता ने अब सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नैनीताल के जमीरा गांव में सड़क नहीं होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। इससे नाराज लोगों ने रोड नहीं बनने पर नेताओं और चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सब्जी उत्पादन वाले इस गाँव के लोग जंगल के रास्ते से मंडी तक पहुंचते हैं, जिससे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है और साथ ही बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी खासी परेशानी होती है। वोट मांगने आते हैं, हमसे हाथ जोड़ते हैं कि आपकी समस्या को हम पूरी कर देंगे। उसके बाद जब इनकी मांग पूरी हो जाती है, हमें देखने के लिए भी नहीं आते हैं। बच्चे 6 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, जंगल। अब हम ये करेंगे, वोट मांगने आने ही नहीं देंगे अपने गांव में और वोट भी नहीं देंगे। जब तक रोड नहीं होगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। सुबह 2 बजे उठते हैं, सब्जी ले आते हैं, यहाँ से अंधेरे में जाना पड़ता है, रास्ते में बाग आग मिल जाते हैं, कभी मंडी पहुँचने में लेट हो जाती है, सब्जी को अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। 2016 में जमीरा, सौलिया और जोशीड़ा गाँव के लिए देवीधुरा से जोड़कर सड़क को मंजूरी मिली थी। सड़क निर्माण के लिए पैसा भी जारी हो गया था, लेकिन सरकार बदलने पर सड़क भी ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वन आपत्ति हटने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जरूर यहाँ पर पिलर्स तक यहाँ पर हो गए थे, यहाँ तक करे थे। उसके बावजूद हमने 4 साल से लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर कैंप लगा था, हमारे कई जनप्रतिनिधियों से हमने यहाँ कहा था, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो जगह देखी जा रही है उसमें उनकी कंसेंट आई है और स्वाभाविक रूप से एक बार जब यहाँ से उसकी कंसेंट हो जाएगी, उसके बाद ये प्रस्ताव नोडल में जाएगा, नोडल से भारत सरकार जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो वन विभाग से आच्छादित सड़कें होती हैं उसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनावी वादों से तंग आ चुकी जनता को सड़क की सुविधा कब तक मिलेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र बिष्ट, संवाददाता, नैनीताल। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्तराखंड के दूसरे सबसे अहम शहर हल्द्वानी में कोरोना का खौफनाक साया एक बार फिर से मंडराने लगा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक साथ 7 एमबीबीएस स्टूडेंट्स के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया और इसके बाद हॉस्टल में रह रहे सभी स्टूडेंट्स की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है ताकि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की बात करें तो वो कोरोना के जो संक्रमण की स्थिति है उसका सही पता लगा सके।
पहाड़ में कबड्डी का खेल युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहा है और यहां आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की बात करें तो दूसरे प्रदेशों से युवा भी पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग में आयोजित प्रतियोगिता में दिल्ली समेत कुल 23 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें तिलवाड़ा की टीम विजेता और तुनेटा की टीम उपविजेता रही है। दोनों टीमों को नगद पुरस्कार दिया गया। स्थानीय युवाओं का कहना है कि पहाड़ में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का अभाव है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 28 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून में डीएम ने नदी के किनारे से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिले देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश ने अब कहर ढाना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा और उसकी सहायक नदियां जो है वो उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के आसपास बह रही है, जिसका सीधा असर मैदानी भागों पर भी पड़ रहा है। खबर टिहरी से आ रही है। खतरनाक सफर NH 94 पर खतरनाक सफर नरेंद्र नगर के पास मलबा गिर गया है। बोल्डर बारिश की वजह से हाईवे खोलने में दिक्कतें हो रही हैं और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। प्रशासन ने जो है सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम नहीं किए, तो यानी कि यहाँ का जो सफर है टिहरी की हम बात कर रहे हैं, खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है। लगातार मलबा बोल्डर जो है इस सड़कों पर गिर रहे हैं। देहरादून की टोंस नदी में जबरदस्त उफान आया हुआ है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास टोंस नदी पूरी रफ्तार से बह रही है। नदी किनारे वाले इलाकों में खासा नुकसान भी हो रहा है। विकासनगर के पास सेलाकुई में अचानक स्वाना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच टापू में बैठे 2 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से दोनों लोगों को बचाने का काम किया और पानी का बहाव काफी तेज था। हरिद्वार में हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच खड़खड़ी क्षेत्र की सूखी नदी में खड़ी एक कार पानी में बहने लगी और देखते ही देखते कार हर की पैड़ी तक पहुंच गई। हर की पैड़ी के पास कार बहती हुई देख हर कोई हैरान रह गया। और यूं तो इस नदी में आम दिनों में पानी ही नहीं रहता, लेकिन अचानक तेज बारिश होने से इस नदी में, देखिए इसका नाम भी सूखी नदी है, इसमें पानी आ गया और खड़ी हरियाणा के व्यक्ति की तरह से भी गाड़ी थी, यानी कि हरियाणा की गाड़ी थी जो ये बहती हुई यहाँ। 21 अगस्त 2021 को पिथौरागढ़ जिले के तहसील मुंसियारी के ग्राम मालूपाती में चट्टान टूटने से नाले का जल प्रवाह रुक गया। एक डैमनुमा तालाब का निर्माण हो गया। राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश से यह डैमनुमा तालाब आम लोगों के लिए और भी खतरनाक होने लगा था। सुरक्षा को देखते हुए भूवैज्ञानिक और सिंचाई विभाग के अधिकारी समेत SDRF की टीम ने इसका निरीक्षण किया। बताया कि फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।